मैं हूं रवि सिन्हा। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 और 2 तो हो चुके हैं। इसमें भी सवाल ही हम लोग देखेंगे मुख्यतः। इसमें अंतर यह है कि मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 जितने पार्ट इसके होंगे उसमें क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है अकॉर्डिंगली लिफ्ट करता जाऊंगा। यानी कि पार्ट 1 में जो आपने क्वेश्चन देखे उससे थोड़ा बेहतर क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिला होगा। उसके बाद ये पार्ट 3, इसमें थोड़ा उससे ऊंचा लेवल का क्वेश्चन पार्ट 4 में इसी तरीके से आएगा, पार्ट 5 में आएगा। तो आइए चलिए आज देखते हैं पार्ट 3। अब क्वेश्चन है a is to b इक्वल टू 2/9 is to 1/3, b is to c इक्वल टू 2/7 is to 5/14 and d is to c इक्वल टू 7/10 is to 3/5। हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा परीक्षा में तो सांस फूल जाएंगे कि अब क्या करें। लेकिन ये बना हुआ सवाल आपको देख के लगेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा सवाल में ग्रेविटी नहीं है, बिल्कुल है। इस तरीके के सवाल आप बनाएं। तो चलिए मैं एक एक करके उठाता हूँ। a is to b इक्वल टू 2/9, ये जो इसके साथ है इंटू इज टू 1/3। तो जब इज टू रहेगा तो नीचे नीचे वो कटता है तो 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा 2 ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर 3, यानी कि a is to b इक्वल टू 2 is to 3 इसका अनुपात निकल गया। उसी तरीके से b is to c बराबर हो जाएगा 2/7 is to 5/14। 7 से 14 दो बार में कटेगा और 2 2 कट जाएगा तो बचा क्या 5/8। तो ये हमारा b is to c बराबर 5:1। अब यहाँ d is to c दिया हुआ है तो d is to c बराबर होता है 7/10 is to 3/5। 5 से 10 दो बार में कट गया तो हमारा हो गया 21/2, यानी कि d is to c इक्वल टू 21/2। यानी कि इसको अगर मैं उलट दूँ c, इसलिए c is to d इक्वल टू 2 is to 21। अब हमारे जैसे पिछले पार्ट 2 में और पार्ट 1 में हमने सवाल बताए थे उसी तरीके से a is to b is to c is to d हम रख देंगे और उन सब में एक एक लाइन में इसका वैल्यू 2 is to 3 लिखेंगे, ये 5 is to 1 है, ये 2 is to 21 है और वो मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 21 तो ये 63 हुआ। इस तरीके से पाथ बनाया हुआ है हमने 3 1 2 तो ये 6 हुआ, 3 5 2 30 2 5 2 20। यानी कि a is to b is to c is to d इक्वल टू 20 is to 30 is to 6 into 63। तो ये हमारा अनुपात निकल गया, यही इसका आंसर है। इसको देख लीजिएगा, अगर लोअर वैल्यू में अगर कटता है तो उसको लोअर वैल्यू बना लीजिएगा और नहीं तो जैसे है उसको छोड़ दीजिएगा। ये क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में भी प्रकार वही है, इसमें अनुपात अलग अलग पूछा। फाइंड b is to c। तो इसमें इस तरीके से दिया हुआ है हमने, लेकिन b is to c जब वो बनाएंगे वो इसी तरीके से a is to b और 2/9 1/3, 3 से 3 कटा 2 is to 3 b is to c बराबर हो जाता है 5 is to 1। सवाल वही है वो d is to c 21 is to 2 तो c is to d और 2 is to 21। उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 20 is to 30 is to 6 is to 63। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है BC, तो BC ये हो गया 30 और 6, तो B is to C और 30 is to 6। इसका लोअर वैल्यू आप चाहें तो निकाल लें 6 से, यानी कि 6 पंजे 30 5 is to 1। यहाँ दिया हुआ है B is to C 5 is to 1, यहाँ देखिए 5 is to 1 आ रहा है। A is to D, तो A is to D यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन ये सवाल में आ जाता है, A is to D अक्सर आ जाता है। तो ये हमारा A 20 है और ये 63 है।
तो हमारा उसका A/D इक्वल टू 20:63। नेक्स्ट। अब ये इस तरीके के तो निश्चित जान लीजिए ये सवाल आता ही आता है कॉम्पिटिशन्स में, एकदम सेम सवाल आ जाता है। एक नहीं कई बार ये रिपीट हो चुका है, रेलवे में है, CGL में है, बैंक में है, PO वाले में। तो इसको तो एकदम बना ही डालिए। इसमें 1/x इज टू 1/y इज टू 1/z, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2:3:5। निकालना है x:y:z। तो अब ये अपॉन में दिया हुआ है, अभी सांस फूलने लगेंगे। अब इसको क्या करें हम? तो इसके दो मेथड है। एक तो डायरेक्ट मेथड है, जनरली इसको अप्लाई करना चाहिए कॉम्पिटिशन्स में, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। अगर टाइम होता भी है तो कम से कम टाइम में बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सवाल को ये ऊपर जो न्यूमरेटर 1 है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि चूंकि समान है, ये 2:3:5 है। अब जिसका निकालना है, जैसे x है, तो इस उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, जैसे 2, इसको भूल जाइए और बाद वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि x के लिए 3:5, उसी तरीके से जब y है तो x और z का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को गुना कीजिएगा तो 2:5 हो गया। z का है तो x और y का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को गुना कीजिए तो 2:3। ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर सवाल ये आपको ढंग से आ गया तो ये इसका जो सबसे बढ़िया इसकी ब्यूटी ये है कि हम जैसे इसका वैल्यू निकालना है x का, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को भूल जाना है और बाकी दो के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को लेना है, मल्टीप्लाई करना है, बस वो सीधा डायरेक्ट उसका वैल्यू आता है। यानी x का वैल्यू लिया हमने तो 3 5 को गुना किया, y का वैल्यू लिया तो 2 और 5 को गुना किया, z का वैल्यू लिया तो 2 और 3 को, ये हो गया वैल्यू। यही उत्तर है, 15 और 10 और 6। अब दूसरा है इनडायरेक्ट प्रोसेस, इनडायरेक्ट मेथड। उसमें क्या करेंगे, उसमें तो पहले सवाल लिख लिया हमने, सवाल को क्या करेंगे उसमें रिवर्स कर लेंगे। चूंकि वो हमको XYZ पूछ रहा है और यहाँ पर 1/x 1/y और 1/z है, तो इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो x:y:z हो जाएगा और ये दोनों अपॉन में चले जाएंगे। यानी कि 1:2 1/2:1/3:1/5। अब इसका LCM ले लेंगे जो 30 होगा, तो 30 का उसके हिसाब से देखेंगे तो 15 10 6, ये हमारा ये इसका रेशियो निकल गया, x:y:z इक्वल टू 15:10:6। अब इसमें अब कंफ्यूज ना होइएगा कि 30 का क्या करें। 30 का ऐसे है कि वो तो अपॉन में है ना, तो इसका अपॉन में तो 1 है, तो इसलिए वो कैंसिल हो गया। तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके का सवाल, ये इस तरीके का नहीं, ये डायरेक्ट यही सवाल को कई बार इसमें रिपीट होते हमने देखा है। आइए चलिए नेक्स्ट सवाल। अब इसका अगर उल्टा दे दिया जाए, जो हमने अभी देखा, ये ऐसे है 1/x 1/y 1/z दिया है, तो XYZ दिया है। तो अगर ये इसी का पलट सवाल है, ये x:y:z इक्वल टू 15:10:6 निकालना आपको है 1/x 1/y 1/z। तो चूंकि यहाँ बना हुआ है इसलिए आपको देख के लगेगा कि बहुत साधारण सा सवाल है। साधारण सवाल नहीं है, ये सांस फूलने वाला सवाल है। जब कॉम्पिटिशन्स में जब बैठे रहेंगे और थोड़ा सा भी क्लू ना मिले, जब वैसे तो ऐसा है कि जो सवाल को पता हो बनाना वो आसान होता है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसको नहीं जानते हैं वो हमेशा कठिन है। तो चलिए इसको देखते हैं। अब इसको, ये सवाल है, इसको हम रिवर्स अगर कर दें तो हमारा 1/x 1/y और 1/z तो मिल गया, और ये भी रिवर्स हो गया 1/15 1/10 1/6। इसका LCM लेंगे
उसका ऊपर का जो ये रेशियो निकलेगा यही हमारा एक्चुअल रेशियो हो जाएगा, यानी कि 2:3:5। नेक्स्ट सवाल, ये जो सवाल है इसको भी आपको लगेगा अरे बहुत छोटा सवाल है। आप इसको देखिए, A:B:C इक्वल टू है 2A:3B:5C। अब आपको A:B:C निकालना है तो बहुत ही आसान, लेकिन तब जब आप इसको बनाना जानते हो। अगर ना जानते हो तो आपके प्रयास करते रह जाएंगे, ये नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। अब A:B:C अगर लिखा हुआ है तो वो उसी तरीके से, अगर इस तरीके का सवाल आ जाए तो करना ये है कि A के नीचे, यानी कि ये इसका A का नीचे हमको देना है, तो B और C का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसको आपस में गुना कर देंगे। जो कोफिशिएंट है B का 3 और 5, इनको डायरेक्ट आपस में गुना कर देंगे, तो ये 15 हो गया। B है तो B को छोड़ के A और C का जो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स हैं, A का ये 2 है और C का 5 है, तो इसको आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 हो गया। अब C की बारी आई तो C है तो उसका A और B के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स हैं, उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, 2 और 3 यानी 6। यहाँ हमने लिख भी दिया है सुविधा के लिए। A इक्वल टू होता है 3:5, B इक्वल टू 2:5 और C इक्वल टू 2:3। तो A:B:C इक्वल टू 15:10:6, ये इसका उत्तर आ जाएगा। नॉर्मली मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि आप इस तरीके से सवाल बनाना सीख जाएं कि वो कॉम्पिटिशन्स वगैरह में कम से कम समय कंज्यूम करे, क्योंकि समय का जो सेविंग है वही आपको compete कराता है वो कंपटीशन। क्योंकि जब समय आपके पास बचत होगा तो उसके उसके दो फायदे होते हैं। एक तो जो सवाल आप बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं, क्योंकि जब जान रहे हैं तभी तो आप तेज बना रहे हैं, नहीं तो उलझे रहेंगे। तो एक तो वो सही है। दूसरा, जो समय बचत होती है, उस बचे हुए समय में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और यहीं पर आपको सफलता मिलती है। यहाँ तो आधे आधे नंबर पर 1000 लोग निकल जाते हैं। तो जब आपका ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कट ऑफ जो भी होगा उसमें आपके आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए जो उसके जो ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स क्या, मैं तो डायरेक्ट बनाता हूँ ताकि आपको समझ में पूरी आए। और ये जो जैसे हमने इस सवाल में बताई, तो इससे क्या होता है कि ये बहुत फास्ट है। ऐसे तो आप करते रहिए, ये विधि वो विधि, वो कुछ नहीं होगा। इस तरीके का सवाल जो ये जो पार्ट 3 में जो हमने दिया है वो सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, वो आते हैं। अब वैसे भी मैं सब जो सवाल आते हैं पर एग्जाम्स में, उसी को मैं सॉल्व भी करता हूँ। ऐसे अपने मन का लिया हुआ कोई भी सवाल नहीं है। तो अब ये सेशन समाप्त हो रहा है क्योंकि अब सवाल तो ख़त्म हो गए हैं। अब हम लोग मिलेंगे पार्ट 4 में। पार्ट 4 एडवांस्ड क्वेश्चंस को लेंगे। तब तक मैं ये समझ रहा हूँ कि आप तब तक अपने आप को इतनी इस लेवल पर ला के खड़ा कर चुके होंगे कि पार्ट 4 को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। उसके बाद उत्तरोत्तर जो हमने पार्ट 1 से लेके अभी तक चल रहे हैं, उत्तरोत्तर हर एक पार्ट में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड को बढ़ाते गए हैं। अब एडवांस लेवल की बारी है, पार्ट 4। तो चलिए अब आज की सभा यहीं समाप्त की जाए। आप इसको देखिए, अगर सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस बात की भी चिंता करिए कि ये जो चैनल है वो ग्रो करे, ताकि हमारा मिशन पूरा हो। हर एक कॉम्पिटिशन्स में जो लोग ज़्यादा लोग compete करें और हमारे चैनल को देख के करें, तो हमको बहुत ही खुशी होगी। मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही है MSc मैथमेटिक्स। हमने और भी कितने ऑप सर्च किए हुए हैं और मैनेजमेंट भी किया हुआ है। तो इन सब का फ़ायदा मैं चाहता हूँ, अपने ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करूँ आप लोगों के बीच। आप लोग भी बहुत बढ़ें आगे।
तो शेयर भी करें और लाइक भी कर दें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय